जय हिंद साथियों। आज से हमारा हिंदी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यह जो क्लास है ना हिंदी की, यह यूपीएसआई को देखते हुए तैयार की गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो यूपीएसआई है ना, इसमें हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं ना। तो यूपीएसआई में से आते हैं हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न जो होता है ना, वो आपका 2.5 अंक का होता है। कितना? 2.5 अंक का, यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है, ठीक है। उस हिसाब से जो हमारे 40 प्रश्न हुए, ये कितने हो गए? 100 अंक के हो गए, ठीक है। यानी हिंदी जो है यूपीएसआई में वो 100 नंबर की आती है। और प्रश्न कितने आते हैं? 40 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न कितने का हुआ? 2.5 अंक का हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हिंदी तो ठीक है, हिंदी को हम साथियों कैसे कैसे पढ़ेंगे, है ना। कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको। तो साथियों हिंदी को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं खंड क की, खंड ख की और खंड ग। 3 भागों में हमने बांट के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। खंड क की बात करते हैं, जिसमें हम व्याकरण को पढ़ेंगे। किसको? व्याकरण को, है ना। जिसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास, वर्तनी, और एक आपका टॉपिक और बचा आपका लिंग, वचन, काल, कारक। ये भी जो आपका व्याकरण का ही टॉपिक है, ठीक है। इसको भी सेम पढ़ेंगे हम, ठीक। आगे हम बात करते हैं खंड ख की, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। खंड ख में साथियों जो हम पढ़ेंगे खंड ख में शब्द या वाक्य को, अगर हम बात करें रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी, पर्यायवाची, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये सब क्या है, इसको हम खंड ख में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खंड ग की, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में क्या क्या आता है, देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में आपका हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास, ठीक है। तो हिंदी भाषा का क्या क्या इतिहास है और उसका कैसे विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो हम प्रसिद्ध पंक्तियाँ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ, इसको पढ़ेंगे। और तीसरी बात करते हैं हम, तो लेखक, रचनाएं और पुरस्कार जो है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे हिंदी साहित्य के टॉपिक हो गए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले हमारा जो है वो वर्णमाला पड़ता है, ठीक है। यानी अध्याय नंबर 1 हमारा है, यानी बात करते हैं वर्णमाला की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। वर्णमाला की परिभाषा होती क्या है, तो देखिए, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है ना, उसी को वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है ना। तो अगर हम बात करें अक्षर की, देखिए, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि मुख से निकलकर सीधे आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसको हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वही बात करते हैं वर्ण की। तो देखिए, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है, ठीक है। यानी जो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि को अगर हम एक लिखित रूप दे देते हैं, तो वो वर्ण बन जाती है। लेकिन हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, इसको हम लिखित रूप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और ये सीधे अगर आकाश में जाकर व्याप्त हो जाती है, तो इसे हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, ठीक है। तो अक्षर और वर्ण में अंतर समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। वर्णमाला की परिभाषा की बात करते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, समूह तो होना चाहिए वर्णों का, लेकिन एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हमने अगली बार आपको बताया कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है ना। तो देखिए, अक्षर हमने बताया कि जो ध्वनि मुख से निकलकर सीधे आकाश में व्याप्त हो जाती है, उसको अक्षर कहते हैं। लेकिन मुख से निकली ध्वनि को अगर हम लिखित रूप दे देते हैं, तो हमारा वर्ण कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होता है, ठीक। क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो साथियों वो क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है। अच्छा, वहीं हम बात करें कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण होगा, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि होगा, ठीक। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कुल वर्णों की संख्या, ठीक है, यानी टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या साथियों 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। अच्छा, 52 कैसे कैसे होती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, 11 जो होते हैं साथियों, ठीक है, 52 में 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर आप इनको जोड़ेंगे, 11, 33, 2, 4 और 2, ठीक है, यानी 11, 33 जोड़िए आप, फिर 2, 4, 2, सबको जोड़ेंगे तो टोटल 52 होंगे, ठीक है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई, है ना। जिसमें से हमने बताया आपको 11 स्वर होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, समझिए इस चीज़ को। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊँ, बड़ाऊँ, लिख के बता देते हैं ना। देखिए, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊँ, बड़ाऊँ,
ऋषि, एड़ी, ठीक है, फिर ऐनक, ओखली, औरत। काउंट करिए कितने हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। अंग और को इसमें नहीं लेते हैं क्योंकि अयोगवाह होते हैं वो, ठीक है। तो स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। 2 अयोगवाह हो गए। और अयोगवाह क्या होता है, देखिए एक होता है आपका अंग ना, और एक होता है आपका अ। ये आपका जो अंग होता है इसको अनुस्वार कहते हैं और अ को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अ को विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं हम संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। 4 जो होते हैं हमारे वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। छ त्र ज्ञ स्र ये हमारे क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त बोले इसी को हम ताड़नजात के नाम से भी जानते हैं। आपका एक होता है ड और एक होता है आपका ढ, ठीक है, ढ। तो एक होता है आपका ड और एक है आपका ढ। ये हमारे क्या 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इसी को हम ताड़नजात के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए वही बात यहाँ बताया गया है। 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से, देखिए अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि एड़ी ऐनक ओखली औरत, ठीक है। 11 ये हो गए। उसके बाद हमने क्या बताया, 33 जो है व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, देखिए क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व आ स स स ह, ठीक है। काउंट करिए आप। 5 यहाँ हो गए, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 और 4 29 29 और 4 33, ठीक है। तो व्यंजन कितने हो गए, 33। हमने बताया था आपको कि 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह बोले तो अंग और अ। अंग को क्या बोलते हैं साथियों, अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। 4 हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया ही था, छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। छ त्र ज्ञ स्र यानी 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। देखिए जो छ होता है इसका निर्माण किससे होता है, क और षष्ठकोण स से मिलकर छत्रीय छ का निर्माण होता है ना। त्र की बात करते हैं तो त प्लस र से इसका निर्माण होता है। ज्यों की बात करते हैं तो ज प्लस इया से इसका निर्माण होता है। वहीं स्र की बात करते हैं तो श और र से इसका निर्माण होता है ना। और 2 हमने बताया था 2 हमने आपको बताया था उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन, ठीक है, यानी ड और ढ को, ठीक है। तो टोटल हमने कितना बताया, वर्णों की संख्या 52 होती है ना। चलिए आगे हम कुछ देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की, ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसने क्या बताया था कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था, ठीक है। कब, 1985 ईस्वी में। जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय है ना, इसने सन 1985 ईस्वी में देवनागरी लिपि, अच्छा देवनागरी लिपि है क्या, समझिए जो हम हिंदी लिखते हैं ना, ठीक है, जो हमारी हिंदी की जो हम लिखते हैं, तो हम हिंदी कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी बाएँ से दाएँ लिखते हैं। तो हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में, ठीक है। तो हिंदी की लिपि पूछ दे आपसे तो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। अच्छा इंग्लिश से अगर पूछ दे आपसे कि लिपि कौन सी, तो वो रोमन लिपि है, ठीक है। तो हमारी जो है हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है और इंग्लिश की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है, ठीक है। तो समझिए आगे इसने क्या कहा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1985 ईस्वी में, ठीक है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया था, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि आपका होता है इंटरनेशनल नंबर, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक क्या होते हैं, देखिए जैसे आज हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 होता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये इंटरनेशनल नंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक है, ठीक है। अच्छा वहीं हम बात करते हैं देवनागरी अंक की, तो देखिए जो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता था ना, तो ये क्या है, ये हमारे देवनागरी अंक है ना। चलिए अब देखिए लिपि क्या होती है ना। हमने तो बता दिया देवनागरी लिपि, और हमने ये भी बताया देवनागरी लिपि आपकी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे लिपि किसे कहते हैं, ठीक है, तो किसी भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है, उसे लिपि कहते हैं, है ना। तो किसी भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है, ठीक है। और हमने आपको बता ही दिया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले आते हैं अपने स्वर पे कि स्वर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे व्यंजन क्या होता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की, ठीक है। देखिए स्वर होता क्या है, तो सबसे पहले तो हम परिभाषा पढ़ेंगे स्वर की। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। अब देखिए हमने अब तो वर्ड बता ही दिया, वर्ड में आपके स्वर भी आते हैं, वर्ड में आपके व्यंजन भी आते हैं, ठीक है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से बोले तो मतलब बिना किसी रुकावट के, मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी जैसे व्यंजन का उच्चारण करते हैं ना, तो आप स्वर की सहायता लेकर करते हैं,
है ना। लेकिन जो जो स्वर होता है ना, वो स्वतंत्र रूप से होता है, वो किसी को मतलब उसका उच्चारण करते समय किसी की कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया स्वर में कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात बिना किसी रुकावट के होता है या बिना किसी के सहायता के होता है, उसे साथियों हम स्वर कहते हैं। जैसे आपका अ, ठीक है, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये सब क्या है, सब हमारे स्वर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी की सहारा नहीं लेनी होती इनका उच्चारण करने के लिए, ठीक। वहीं हम बात करते हैं व्यंजन की, ठीक है। तो अब व्यंजन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, ध्यान दीजिएगा, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं या स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है उनको, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिएगा, व्यंजन क्या होते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं या स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर में हमने क्या बताया था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं, है ना। जो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। लेकिन वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन में अंतर समझ में आया, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है, अर्थात वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, ये सब। आगे हम बात कर लेते हैं, देखिए हम बात करते हैं क की। अगर क में साथियों, ठीक है, हलंत लगा है तो वो क्या है, आधा है। कैसा है, आधा, ठीक है। देखिए यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में अर्ध रूप है। कैसा है, अर्ध रूप है, ठीक है। जैसे देखिए ज में आप हलंत लगा दीजिए तो यहाँ से अ बाहर हो जाएगा। और हमने क्या बताया था साथियों कि ये हमारे क्या, इस हमारे व्यंजन हैं। और व्यंजन की विशेषता हमने आपको बताई थी कि व्यंजन जो है ना, ठीक है, वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी हर व्यंजन जो है, सॉरी, जो मतलब व्यंजन में जो वर्ण आते हैं, हर हर वर्ण में क्या होता है, आपके स्वर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं आपकी क, ठीक है। क क्या है, व्यंजन है। इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा क प्लस अ, ठीक है। आपने हलंत लगा दिया तो ये क्या है, अर्धरूप हो गया, है ना। तो हमने आपको यही बताया था कि यदि हलंत लगा है तो प्रकृति में कैसा है, अर्धरूप है, ठीक है। जैसे ज प्लस अ होता है इसमें, ठीक है। जा में क्या होता है, ज प्लस आ होता है, लेकिन हलंत नीचे लगा होगा, ठीक है। जब आप किसी भी, ठीक है, व्यंजन से स्वर को अलग कर रहे हैं तो वहाँ पे व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा। क्या लगेगा, हलंत लगेगा। जैसे जी, ये क्या है, एक हमारा व्यंजन ही तो है, ठीक है। अब इसमें आप उसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए तो ज नीचे हलंत आएगा और प्लस बड़ी ई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। तो बड़ी ई को अलग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए जी छोटी ई की मात्रा है ना, ठीक है। तो ज हलंत वाला और यहाँ पे छोटी ई अलग होगा, क्या होगा, छोटी, ठीक है। जू की बात करते हैं, देखिए ज अब प्लस छोटाऊ है, छोटाऊ की मात्रा है तो छोटाऊ हो गया, ठीक है। तो हमने आपको स्वर के बारे में क्या बताया था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, जो स्वर होते हैं ना, किसी के सहारा की आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन जो होता है साथ ही वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, स्वर की सहायता लेकर ही बोले जाते हैं, ठीक है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन में अंतर समझ में आ गया। अब साथियों हम बात कर लेते हैं व्यंजनों की कुल संख्या। हमने टोटल वर्ण कितने बताए थे, 52 बताए थे, है ना। जिसमें आपको हमने व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी, 33 बताई थी, ठीक है। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। कौन कौन से थे समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यंजन को लिखने का तरीका, ठीक है, किसी व्यंजन को कैसे लिखा जाता है। देखिए दो होते हैं, क और फ, क और फ, ठीक है। इनको आधा कैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया कि व्यंजन को आधा लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, व्यंजन तो हमारे 33 होते हैं, इन 33 को हम किस प्रकार से आधा लिखते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क और फ, एक चीज़ समझिएगा, ये हमारी होती है खड़ी पाई। ये क्या है, हमारी खड़ी पाई है। ये सिरो रेखा है, क्या है, सिरो रेखा, ठीक। अब जैसे हम क लिखते हैं ना, ये वाला ऐसे, तो क देखिए इस खड़ी पाई को पार कर दिया, ठीक है। क क्या हुआ, जब लिख रहे हैं ना तो ये खड़ी पाई को पार कर दे रहा है। जो वर्ण लिखते समय खड़ी पाई को पार करते हैं, ठीक है, उसको आधा लिखने के लिए क्या करते हैं हम, इतना हिस्सा कट कर देते हैं। क्या करते हैं, इतना कट कर देंगे, ठीक है। यानी देसी भाषा में समझिए, ये दहलीज है, ठीक है। और अगर दहलीज को पार करता है कोई तो उसकी टांग काट देते हैं, है ना। तो क को लिखने का आधा तरीका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। वैसे साथियों फ भी देख लीजिए आप, है ना, फ। अब देखिए जो फ है
तो फ भी हमारा क्या कर रहा है, खड़ी पाई को पार कर दिया। जब खड़ी पाई को पार करता है तो हमें ये डंडी काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखिए लफ्ज़, ठीक है, लफ्ज़ कैसे लिखेंगे, ल, ठीक है, फ और ज, लफ्ज़, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो हमने क्या बताया कि जो भी मतलब वर्ण लिखते समय खड़ी पाई को पार कर देते हैं, ठीक है, खड़ी पाई को पार करेंगे तो उनको आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो खड़ी पाई के बाद वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो हमारे दो हो गए, क और फ जो होते हैं ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर देते हैं, ठीक। अब 9 हमारे वर्ण ऐसे होते हैं, 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं अर्थात घुमावदार होते हैं, ठीक है। जैसे अंगा हुआ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र और ह, नीचे की तरफ लोटनिक है, ठीक है। तो अब इनको हम आधा कैसे लिखेंगे, है ना। तो इनको आधा लिखने के लिए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हलंत लगा देते हैं। क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो इनको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। जैसे आपको ढ को आधा लिखना है तो नीचे हलंत लगा दिए, छ को लिखना है तो हलंत लग जाता है, ट को लिखना है तो नीचे हलंत लग जाएगा, ठ को नीचे लिखना है तो नीचे हलंत लग जाएगा, ठीक है। अब ड को आधा लिखना है तो नीचे हलंत लगा दीजिए। वैसे साथियों र को लिखना है आधा, नीचे हलंत लगा दीजिए, ह को लिखना है तो नीचे हलंत लगा दीजिए, ठीक है। तो हमने आपको यही बताया था कि जो हमारे व्यंजनों की संख्या जो है इनमें 33 होती है और इन 33 को साथियों हम किस प्रकार से आधा लिखेंगे, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा 22 व्यंजन ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई, ठीक है, जो खड़ी पाई उसको पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 22 ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ख, ग, अब देखिए ख को लिखते हैं आप ना, तो ये हमारी खड़ी पाई है, ख आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ये खड़ी पाई को पार थोड़ी ना किया, ठीक है। जो खड़ी पाई को पार नहीं करता अब उसको आधा कैसे लिखेंगे, तो इसको साथियों आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, जो ये खड़ी पाई है ना इसको ही हटा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हटा देते हैं ना। जैसे आपका ग है, अब देखिए ग, तो ग देखिए खड़ी पाई को पार तो नहीं किया, तो अब इसको आधा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हलंत नहीं लगाएंगे, ये जो ये वाली पाई है इसी को हटा देते हैं, ठीक है। यानी ग हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ग ऐसे लिखा जाता है ना। वैसे अगर हम बात करते हैं घ की, ठीक है, घ की, घ ऐसे देखिए खड़ी पाई को पार तो किया नहीं, जब खड़ी पाई को पार नहीं किया तो इसको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, खड़ी पाई को हटा देते हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा गग्गर, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं गग्गर लिखा होता है, ठीक है, घ, आधा घ, फिर पूरा घ, इसे सही से लिख नहीं पा रहे हैं, रुकिए बता रहे हैं आपको। देखिए जैसे लिखते हैं घ, फिर आधा घ, फिर पूरा घ, फिर र, ठीक है। तो आधा घ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए वैसे साथियों आगे देख लीजिए, च, ज, ठीक है, उसके बाद झ, ऐया, त, थ, ध, फिर न, प, ब, म, फ, य, ल, व, फिर स, ठीक है, बड़ा स, छोटा स, षष्ठकोण स, ड़। इनको आधा कैसे लिखते हैं हमने बता दिया कि इन्हें आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, आज फिर से रिवाइज करते हैं। साथ ही हमने बताया था आपको व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, ये हमारी हेडिंग है कि व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, मतलब हमने तो ये जान लिया कि व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। अब इन 33 व्यंजनों को किस तरह से हम आधा लिखते हैं, मतलब कहाँ हम हलंत लगाते हैं, कहाँ खड़ी पाई हटा देते हैं, ठीक है, कहाँ कोई दहलीज को पार करता है तो उसकी टांग काट लेते हैं, है ना, देसी भाषा में ऐसे बोला जाता है। तो हमने यही आपको बताया था कि व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या क्या होता है, ठीक। अब हमने आपको बता ही दिया कि 2 व्यंजन हमारे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि दहलीज को पार कर देते हैं, और देसी भाषा में हमने आपको बता दिया कि जो दहलीज को पार करे उसकी टांगें काट दो आप, ठीक है। जैसे क हुआ और फ हुआ, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो खड़ी पाई को पार करते हैं ना, ठीक है, उनके जो खड़ी पाई के जो बाद वाला हिस्सा है उसको हम काट के आधा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब 9 हमारे व्यंजन ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं या घुमावदार होते हैं, है ना। तो उनको आधा कैसे लिखते हैं, तो वहाँ हम हलंत लगा देते हैं। जैसे हमने बताया था आपको अंग्या, ठीक है, छ, ट, ड, ढ, ड़, ठीक है, द, र और ह, इनको आधा लिखने की क्या होता है हमने आपको बता दिया, इन्हें आधा लिखने के लिए हम हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो अंग्या, ठीक है, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र और ह, ये 9 व्यंजन कैसे होते हैं, नीचे की तरफ लोटनिक होते हैं या घुमावदार होते हैं, ठीक है। इनको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, हम हलंत लगा देते हैं, ठीक है। और 22 व्यंजन ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, ठीक है, खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, उन्हें आधा लिखने के लिए क्या करते हैं, हम जो खड़ी पाई होती है उसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे बिंदु लगाने का तरीका, ठीक है, बिंदु कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। देखिए ये हमारी हमने क्या बताया आपको, खड़ी पाई होती है
और ये हमारी सिरोरेखा होती है, ये जो सिर के ऊपर रेखा होती है ना उसे सिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु तो हम लगाते हैं सिरोरेखा के ऊपर लगता है, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। एक बिंदु हमारा सिरोरेखा के ऊपर लगता है, एक बिंदु सिरोरेखा के आगे लगता है, एक बिंदु जो होता है ठीक सिरोरेखा के नीचे लगता है, और एक बिंदु जो होता है सिरोरेखा के पीछे लगता है, ठीक है। यानी बिंदु हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं? एक बिंदु सिरोरेखा के ऊपर लगेगा, एक उसके आगे लगेगा, एक उससे नीचे लगता है, और एक उसके पीछे लग जाता है, ठीक है। अब हम यही बात करें कि बिंदु लगाने का तरीका क्या क्या होता है, ठीक है। अब हमने देखिए ये तो बात कर ली कि व्यंजन जो 33 होते हैं, इन 33 व्यंजनों को आधा किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे जो बिंदु होता है उसको लगाने का तरीका क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचमा अक्षर की। जैसे आपने पढ़ा क ख ग घ अंगा, ठीक है, अंगा। अंगा में देखा होगा साथ ही आपने पीछे बिंदु लगा होता है। तो जो पंचमा अक्षर होते हैं ना, जो पंचमा अक्षर वाले जो हमारे जो वर्ण हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, बिंदु को हम पीछे लगाते हैं। यानी जो हमारी खड़ी पाई है इसके पीछे बिंदु लग जाता है, ठीक है। यहाँ ये होता है पंचमा अक्षर में, ठीक है। अच्छा, वहीं हम बात करें जो अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं, अरबी फारसी के, वहाँ पे बिंदु कहाँ लगता है? वहाँ पे बिंदु आपका नीचे लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा साइड में लगता है यहाँ पे, है ना। इसे क्या कहते हैं? हम इसे नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। जैसे क ख ग ज फ, ठीक है, क ख ग ज फ, 5 हो गए ना। तो ये क्या अरबी फारसी वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे बिंदु कहाँ लगेगा हमारा? यहाँ आगे लगता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुस्वार। तो देखिए हमने क्या बताया था, एक जो हमारी खड़ी पाई है, ठीक है, उसके आगे भी बिंदु लगता है, उसके ऊपर भी लगता है, उसके नीचे भी लगता है, उसके पीछे भी लगता है। तो हमने आपको बता दिया कि जो खड़ी पाई के पीछे बिंदु लगता है वो पंचमा अक्षर में होता है, जैसे आपका अंगा हो गया, ठीक है। लेकिन वही बताएं साथियों, खड़ी पाई के जो आगे बिंदु लग जाता है, ठीक है, वो अरबी फारसी के शब्द वहाँ पे होते हैं, जैसे क ख ग ज फ, ठीक है, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। लेकिन अगर हम बात करते जो हमारा खड़ी पाई है उसके ऊपर जो सिरोरेखा है, ठीक है, या ऐसे कहें सिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगता है वो अनुस्वार में लगता है। जैसे आपका अंग, ठीक है, अंग क्या हमारा अनुस्वार ही तो है। जैसे हम बात करते एग्जाम्पल देखिए, पंप है ना, आडंबर, हलंत, शंकर, दंड, मंगल, शंख, ये सब क्या है? ये अनुस्वार वाले शब्द हमारे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि इसमें जो अनुस्वार होता है इसमें बिंदु कहाँ लगता है? सिरोरेखा के, या ऐसे कह सकते हैं जो खड़ी पाई है ना उसके ऊपर जो सिरोरेखा होती है उसके ऊपर लगता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो चौथा टाइप है वो है खड़ी पाई के नीचे बिंदु लगाना, ठीक है। अब खड़ी पाई के नीचे बिंदु कब लगता है? तो जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, इसी को हमने आपको बताया भी था पीछे कि उच्छिप्त व्यंजन को एक ताड़नजात व्यंजन के नाम से जानते हैं, और इसी का एक अन्य नाम होता है जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो जो उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? खड़ी पाई के नीचे बिंदु लगता है, ठीक है, जैसे ड और ढ, ठीक है। चलिए अब साथियों हम बात करेंगे 5 नियम। अब 5 नियम कौन कौन से आइए समझते हैं। देखिए 5 नियम ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता है। अब उच्छिप्त क्या होता है? ड और ढ, ठीक है, ड और ढ हमने बता ही दिया आपको, ये हमारे उच्छिप्त होते हैं। और ये बिंदु जो है साथियों कहाँ? सिरोरेखा के नीचे लगते हैं, है ना, सॉरी खड़ी पाई के नीचे लगते हैं। सिरोरेखा के नीचे तो है लेकिन अगर देखें तो खड़ी पाई के नीचे लगते हैं। तो उच्छिप्त या इसी को ताड़नजात या इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ड और ढ, ठीक है। तो अब हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि 5 नियम ऐसे हैं जिनमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता है। कैसे? समझिए। पहला पॉइंट यह है कि किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। कोई भी शब्द अगर शुरू हो रहा है जैसे ड और ढ से, ठीक है, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे डमरू लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ? डमरू, डमरू। एक मिनट फिर से लिखते हैं, देखिए डमरू ना, आपने ऐसे देखा होगा डमरू लिखा हुआ। तो यहाँ पे साथ ही उच्छिप्त, यहाँ पे जो हमारा होता है ना, ये उच्छिप्त जो हमारा होता है, ठीक है, ये यहाँ वाले वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ जो है ये बिंदु नहीं लगा होता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा। जैसे आपका डमरू हुआ, ढोलक हुआ, ढक्कन हुआ, ठीक है, ढक्कन। तो जहाँ भी हमारे ड और ढ से जो शब्द शुरू हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे शुरुआत की बात करें ना, तो वहाँ पे क्या होगा? उच्छिप्त नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा। दूसरा नियम कहता है कि जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसमें नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं सड़क, ठीक है, सड़क, फिर रोड, बोर्ड, मूड, ग्राउंड, रिकॉर्ड। अब देखिए रोड ये क्या है? आपका अंग्रेजी का शब्द है, ड आया ना, ठीक है, ड आया ना। उच्छिप्त दो ही होते हैं ना, ड और ढ, ठीक है। तो उच्छिप्त में क्या हमने क्या बताया? नीचे क्या बिंदु लग जाती है, ड और ढ के नीचे बिंदु लगे तो उच्छिप्त हो जाते हैं।
तो हमने आपको यही बताया कि अगर अंग्रेजी के शब्दों में मतलब जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं वहाँ पे जो होता है उच्छिप्त नहीं होता है। ठीक। तीसरी बात करते हैं द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। अब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे हड्डी, दो बार आया ना, एक ही व्यंजन दो बार आ गया। देखिए हड्डी, ठीक है, हड्डी, टिड्डी, उड्डयन, कबड्डी, ठीक है, ये सब क्या है? हमारे द्वित्व व्यंजन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ड और ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो। ठीक है। ड और ठ के बाद, ठीक है, सॉरी, ड और ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो वहाँ पर भी क्या होगा? प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका? उच्छिप्त का। जैसे आडंबर, ग्राउंड, डरपोक। ठीक है। चौथा, अब पांचवा नियम क्या है कि उपसर्ग है। ठीक है। उपसर्ग यदि है तो नहीं प्रयोग होगा। मतलब जैसे उपसर्ग आप जानते होंगे हिंदी में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 22 होती है ना। आगे हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, एक शब्दांश होते हैं ना साथियों। आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। तो देखिए अगर बात करते हैं उपसर्ग की, जो शब्द जो होते हैं ना उपसर्ग वाले होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। उच्छिप्त मतलब ड और ढ जो होते हैं, नीचे जो बिंदी लगी होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे निडर, ड आया ना, तो यहाँ पे क्या होगा? नीचे जो बिंदी होती है वो नहीं लगी होगी निडर में। ठीक है। तो हमने क्या बता दिया आपको कि 5 नियम जिनमें उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन सा? यदि कोई शब्द जो है, ठीक है, अगर कोई शब्द की जो शुरुआत है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस शब्द की शुरुआत में जो है उच्छिप्त नहीं आएगा। ठीक है। मतलब कोई भी शब्द जैसे ड और ढ से शुरू हो रहे हैं, समझिए इस चीज़ को कि जो भी शब्द ड और ढ से शुरू होंगे तो वहाँ पे उच्छिप्त नहीं आएगा। मतलब शुरुआत में उच्छिप्त नहीं आता है। अगर अंग्रेजी के जो शब्द हैं वहाँ पर भी उच्छिप्त नहीं आएगा, है ना। द्वित्व व्यंजन होगा तो वहाँ पर भी उच्छिप्त का प्रयोग नहीं होगा। यदि उपसर्ग है तो भी वहाँ प्रयोग नहीं होगा उच्छिप्त का। अगर हम बात करते हैं ड और ठ, ठीक है, कि तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो तो वहाँ पर भी किसका? उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। जैसे आडंबर, ग्राउंड। ठीक है। अब साथियों हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है ना। कितनी होती है? 11 होती है। अब इन 11 स्वरों का हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है। तो मात्रा के आधार पर साथियों शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है या इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। जो पहला है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर, या इसी को हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें एक मात्रा होती है ना, उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ को हम बड़ा कहते हैं ना, तो इसे बड़ा स्वर कहते हैं, या इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्राएं होती हैं। और तीसरा जो होता है वो प्लुत स्वर होता है। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हम आज पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर साथियों स्वरों को जो है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है ह्रस्व स्वर, या इसी को हम लघु स्वर कहते हैं, या इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए आपका अ हुआ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है। ये क्या है हमारे? ये ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर, या इसी को हम साथ में द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। हमने आपको बता ही दिया कि जो हमारे स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। तो 4 तो हमारे कौन से? ह्रस्व स्वर हो गए, और 7 हमारे दीर्घ स्वर हो गए, है ना। कौन कौन से इसमें आते हैं दीर्घ स्वर में? देखिए आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है। काउंट करिए, 7 हो गए। तो ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, या इसी को साथियों हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 2 मात्रा होती है ना। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। ठीक है। आइए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके सबको। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको हम लघु स्वर कहते हैं, या इसी को हम एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने आपको बता ही दिया कि अ होता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर होते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर की। ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे। ठीक है। लघु स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक, ठीक है, ओखली और औरत।
और हमने इनकी संख्या कितनी बताई थी, 7 बताई थी। तो पूछ दे आपसे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर जो है साथियों उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, या इसी को हम लघु स्वर के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या पूछे आपसे तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के, या जिसे हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। तो कहते किसे हैं द्विमात्रिक स्वर, तो जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है या 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अच्छा, इनकी संख्या अगर आपसे पूछ देता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो है तीसरा, ये है साथियों प्लुत स्वर। कौन सा है, प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे। ठीक है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, या ऐसे कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगे। ठीक है, लघु स्वर से कितना, 3 गुना ज़्यादा समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम है ना, राम, ये सब क्या है, प्लुत स्वर है। जैसे आप देखिए ओम ऐसे लिखा जाता है, राम, इसमें क्या है ना कि ह्रस्व स्वर से तो आपका 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लग रहा है। जैसे हम कहते हैं राम, ओम, है ना, तो ह्रस्व स्वर में क्या है, सबसे कम समय लगता है, लेकिन प्लुत स्वर में साथियों ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब जिह्वा के आधार पर। ठीक है, कि जिह्वा के आधार पर इसके कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी मात्रा के आधार पर हमने देखा कि स्वर को हमने 3 भागों में बांटा, वैसे ही साथियों जिह्वा के आधार पर भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया। कितना, 3 भागों में। कौन कौन से, एक है साथियों अग्रस्वर, एक है मध्य स्वर, एक है पश्च स्वर। ठीक है, अग्रस्वर क्या होते हैं, जैसे आप समझिए इस चीज़ को, जैसे ये हमारी जीभ है। ठीक है, क्या है, जीभ। तो ये आगे का जो हिस्सा है, ये आगे वाला जो पोर्शन, ये क्या है, अग्रभाग है जीभ का। ठीक है, अग्रभाग हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो है ये मध्य हो गया। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ये मध्य हो गया आपका यहाँ से, और ये वाला जो है ये पश्च हो गया। ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर हमने क्या बताया, 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में क्या है, देखिए जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है, जो स्वर जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, ये जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं, इसे अग्रस्वर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मध्य स्वर की, तो जीभ के मध्य हिस्से से जो स्वर उच्चारित होते हैं उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। इसी को साथ ही हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, है ना। तो इसकी संख्या 1 होती है, और वो स्वर कौन सा होता है, वो होता है अ। कौन सा, अ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की, तो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है, जो पश्च स्वर होंगे वो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से, देखिए आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 5 हो गए, है ना। तो जिह्वा के आधार पर हमने क्या बताया आपको कि स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं। ठीक है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, इनकी संख्या 4 होती है। वैसे हमने बताया दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य स्वर, जिसको हम उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो जो जीभ के मध्य यानी बीच वाले हिस्से से उच्चारित होते हैं, जैसे आपका एक ही है अ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तीसरे की, तो हमने बताया आपको पश्च स्वर। ठीक है, तो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, है ना। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो एक चीज़ और नोटिस करिए आप कि 5 तो ये हो गए, 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, है ना। तो अगर पूछ दे टोटल कितने हो गए, जोड़िए इसको, 5, 4, 9 और 1 10, यानी जीभ के आधार पर, ठीक है, कितने स्वर कितने प्रकार के हो गए, 10 हो गए। यानी ऋषि को हम नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, ऋषि को नहीं लेते हैं। ठीक, अब क्यों नहीं लेते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों नहीं शामिल किया जाता। ठीक है, ऋषि को हमने बताया कि ऋषि को नहीं लेते। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने, 10 प्रकार में हो गए। ठीक है, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो गई, जिसमें हम ऋषि को नहीं लेते हैं, है ना। क्यों नहीं लेते, देखिए री जो है साथियों, ये देखें री ऐसे लिखा जाता है और री ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये व्यंजन में भी तो काउंट होता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको
जिह्वा के आधार पर इसी को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। अगर पूछ दे आपसे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। वैसे कितनी टोटल संख्या कितनी स्वरों की? 11 है, उसमें री को काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर पूछ दे आपसे उच्चारण के आधार पर, तो संख्या 10 होती है, ठीक है, यानी री को हम नहीं लेते हैं। अब हम बात करते हैं री तथा र का भेद, ठीक है। री क्या है? एक स्वर है, और र क्या है? एक व्यंजन है, ठीक है। अब र के भेद की बात करते हैं, तो र का एक सामान्य रूप होता है, र का रेफ रूप होता है, र का पदेन रूप होता है। यानी र के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। एक र का सामान्य रूप होता है, एक र का रेफ रूप होता है, और एक र का पदेन रूप होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप जैसे आप देखे होंगे राकेश, ठीक है, राकेश, ऐसे राकेश लिखा जाता है, तो ये र का क्या है? सामान्य रूप है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं र का रेफ रूप, तो जैसे आप देखोगे कर्म लिखा होता है, कर्म, तो जो शिरो रेखा के ऊपर लिखा जाता है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा रेफ रूप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदेन रूप, ठीक है। र का एक पदेन रूप भी होता है, जैसे आप देखेंगे क्रम, ट्रक, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो है, ये क्या है? ये हमारा साथियों पदेन रूप है। क्या है? पदेन रूप है, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया आपको? र के भेद, तो र के 3 भेद होते हैं। हमने बताया र का एक सामान्य रूप होता है, ठीक है, जैसे राकेश, रमेश, रोहन, है ना, ऐसे लिखा जाता है। और एक हमने बताया आपको र का रेफ रूप, यानी जो शिरो रेखा से ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कर्म, धर्म, जुर्माना, ये सब क्या है? ये सब हमारे रेफ रूप हैं। हमने आपको बताया जो तीसरा भेद है ये र का, ये है र का पदेन रूप, ठीक है। पदेन रूप यानी जो है जैसे आगे लिखा होता है, जैसे आप देखिए क्रम लिखा है ना, ये, ठीक है, तो ये क्या हमारा? ये र का कौन सा रूप है? र का पदेन रूप है, ठीक है, र का पदेन रूप है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों तीसरा जो हमारा प्रकार है, ठीक है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। मात्रा के आधार पर हमने देख ही लिया, ठीक है, जिह्वा के आधार पर देख लिया। अब हम बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसको साथियों इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से? 4 प्रकार से है। कौन कौन से? पहला है विवृत स्वर, ठीक है, विवृत स्वर, जिसमें क्या होता है? विवृत मतलब क्या है? देखिए मुख का पूरा खुला होना, जैसे आप आ बोलिए आ, तो मुख पूरा खुल जाता है आपका, ठीक है। तो आ क्या है? आपका विवृत स्वर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अर्ध विवृत स्वर। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, ठीक है, आधा। अविवृत मतलब खुला मुख, ठीक है, या ऐसे कहते हैं अर्ध विवृत का मतलब मुख आधा खुला हो, ठीक है। जैसे आपका अ हुआ, ऐ हुआ और ओ हुआ, सॉरी अ हुआ, ठीक, ओ नहीं होगा, अ होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या? ये अर्ध विवृत स्वर है। आगे हम बात करते हैं समृद्ध स्वर की, तो मुख लगभग बंद होता है, ठीक है। जो समृद्ध स्वर होते हैं इसमें क्या होता है कि मुख लगभग बंद होगा, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। जब कभी आप बोलिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसा लगता है कि मुख हमारा क्या है? लगभग बंद, पूरा बंद तो नहीं होगा, लगभग मुख बंद क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर की, ठीक है। इसमें क्या? मुख आधा बंद होता है, अर्ध का मतलब आधा होता ही है, ठीक है। मुख आधा बंद होता है, जैसे ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, है ना। हमने क्या बताया आपको कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा? पहला हमने आपको बताया विवृत स्वर, इसमें क्या होता है? मुख पूरा खुला हुआ होता है, मुख क्या होता है? पूरा खुला हुआ होता है। जैसे आप बोलिए आ, है ना, जब आ आप बोलेंगे तो ऐसा लगता है मुख पूरा खुल गया, है ना। तो विवृत स्वर क्या होता है? जिसमें मुख पूरा खुला होता है, जिसको उच्चारण करने में मुख पूरा खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं, जैसे आ, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है वो है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। इसमें क्या होता है? मुख आधा खुला हुआ होता है, ठीक है। मुख कैसा होता है? आधा खुला हुआ होता है, जैसे अ, ऐ और औ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समृद्ध स्वर की, लगभग मुख इसमें क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा, लगभग बंद होगा, ठीक है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, ये क्या है? समृद्ध स्वर है। आगे हम बात करते हैं अर्ध समृद्ध स्वर की, मुख लगभग आधा बंद होता है। मुख कैसा होता है? लगभग आधा बंद होता है, जैसे ए और ओ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों जाति विभाजन, ठीक है। अब स्वरों का देखिए जाति विभाजन हम करेंगे तो 2 प्रकार से स्वरों का जाति विभाजन होता है, ठीक है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन सा? एक होता है देखिए सजातीय और एक होता है विजातीय। सजातीय मतलब स मतलब समान, जाति मतलब जात के, ठीक है। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं? ठीक है, वे स्वर या ऐसे कहते हैं वे सभी स्वर जो एक ही जाति से मिलकर बने हों उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है? विजातीय स्वर होता है। तो वे स्वर जो अलग अलग जाति के योग से निर्मित होते हैं उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हेडिंग हमारी क्या है? स्वरों का जाति विभाजन, ठीक है। स्वरों का कैसा? जाति विभाजन। तो जाति विभाजन 2 प्रकार से किया गया है,
एक आपका सजातीय स्वर, दूसरा आपके हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे सभी स्वर जो एक ही जाति से मिलकर बने हों उसे सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं आ की, ठीक है। आ में देखिए आप छोटा आ और छोटा आ, ठीक है, यानी अ और अ का जब मिलन होगा तो आ बन जाता है ना। तो एक ही जाति के दोनों स्वर हुए, ठीक है। तो सजातीय स्वर हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बड़ी ई की। अब बड़ी ई का निर्माण कैसे होता है, छोटी ई अब प्लस छोटी ई के मिलन से बड़ी ई का निर्माण हो जाता है। तो छोटी ई और छोटी एक ही जाति के हैं तो ये क्या है, ये सजातीय स्वर हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बड़ा ऊ, ठीक है, तो बड़ा ऊ का निर्माण कैसे होता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से, ठीक है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से तो बड़ा ऊ बन जाता है ना। तो ये हमारे क्या सब सजातीय स्वर हैं। तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये क्या है, ये सजातीय स्वर हो गए, ठीक है। क्यों हुए सजातीय स्वर, क्योंकि ये हैं एक ही जाति के स्वर से इनका निर्माण होता है, ठीक है। एक ही जाति के जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं तो इनका निर्माण हो गया, इनका सजातीय स्वरों का। आगे हम बात कर लेते हैं विजातीय स्वरों की। देखिए विजातीय स्वर क्या होते हैं, वे स्वर जो अलग अलग जाति के, या ऐसे कह सकते हैं वे स्वर जो दो, या ऐसे कहें जो अलग अलग जाति के योग से मिलकर बने होते हैं उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं ए की, ठीक है। ए अगर मिलेगा, ए का निर्माण होगा साथियों तो वो अ और छोटी ई के योग से होता है, ठीक है। तो देखिए अ अलग जाति का है, छोटी अलग जाति की है ना। तो इसका निर्माण किसका हो गया, ए का हो गया। तो ये कैसे क्या हो गया, ये हमारे विजातीय स्वर हो गए, ठीक है। कैसे हो गए, विजातीय स्वर। अब हम बात करते हैं अ की। देखिए अ प्लस ए के योग से इनका निर्माण होता है, ठीक है। जब अ और ए मिल जाते हैं, ठीक है, तो आय बन जाता है। तो देखिए अ अलग जाति का है, ए अलग जाति का है ना। तो ये विजातीय स्वर हो गए। वैसे हम बात करते हैं ओ की, तो देखिए अ और छोटा ऊ के योग से मिलकर बना होता है। अ आपका अलग जाति का है, छोटा ऊ अलग जाति का है ना। तो इनके निर्माण से जो इनका मिलन हुआ तो बना ओ, तो ओ क्या हमारा विजातीय स्वर हो गया। वैसे हम बात करते हैं औ की, तो अ और ओ के योग से इनका निर्माण होता है, ठीक है। जब अ और ओ मिल जाते हैं तो अ का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो गया, देखिए अ अलग जाति का है, ओ अलग जाति का है ना। ये हमारे विजातीय स्वर हो गए, ठीक है। तो अब समझ में आ गया सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। तो हमने क्या बताया सजातीय स्वर में कि वे सभी स्वर जो एक ही जाति के योग से मिलकर निर्मित होते हैं उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है हमारा, ये सजातीय स्वर है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा आपसे, बताइए कि 4 ऑप्शन दे के निम्न में बताइए कौन सा सजातीय स्वर है, ठीक है, और कौन सा विजातीय स्वर है, ऐसे करके पूछ देता है आपसे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विजातीय स्वर की, तो वे स्वर जो अलग अलग जाति के योग से निर्मित होते हैं उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आपका ए, ऐ, ओ, औ, है ना, अलग अलग जाति के योग से मिलकर निर्मित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे परंपरागत अतिरिक्त वर्ण की, ठीक है। देखिए परंपरागत अतिरिक्त वर्ण में क्या होता है, इनके भी ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुनासिक, ठीक है, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, ठीक है। एक होता है अनुनासिक, एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। देखिए जो हमारा चंद्र बिंदु वाला होता है ना, ऐसे इसे हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक। अच्छा वहीं शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगी हो, अनुस्वार होता है, और वहीं खड़ी पाई के पीछे 2 बिंदु लगी हो, विसर्ग होता है ना। इसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक की। अनुनासिक होता क्या है ना, तो जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। अनुनासिक जो होता है ना, इसमें नाक से तो कम वायु लेकिन मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया अनुनासिक के बारे में कि जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे आगे हम बात करते हैं जैसे गाँव, ठीक है। गाँव आपने देखा होगा, जैसे ऐसे गाँव लिखा जाता है, ठीक है। गाँव ऊपर चंद्रबिंदु लगता है ना, ये तो ये क्या होगा, ये हमारा ये अनुनासिक हो गया। क्या है, अनुनासिक है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं चांद की। देखिए चांद ऐसे लिखा जाता है, ऊपर चंद्रबिंदु लगा होता है ना, तो ये क्या है, ये आपका अनुनासिक है, ठीक है। वहीं आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं कांटा, ठीक है, या ऐसे कहते हैं 5, जैसे 5 लिखा जाता है ना, 5 ऊपर क्या है, ये चंद्रबिंदु लगा है तो ये क्या है, अनुनासिक हो गया, ठीक है। अनुनासिक समझ में आ गया। अगर हम बात करें अनुनासिक की तो यह तद्भव यानी हिंदी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। जो अनुनासिक होते हैं ना, ये अब आगे पढ़ेंगे हम तद्भव तत्सम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, है ना, इन सबको पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारे अनुनासिक वाले शब्द होते हैं ना, ये तद्भव यानी जो है ये तद्भव शब्द में प्रयोग होते हैं। जो अनुनासिक वाले शब्द होते हैं कैसे, ये तद्भव वाले शब्दों में प्रयोग इनका किया जाता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं अनुस्वार की, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है हमने आपको बता दिया, जो
सिरो रेखा के ऊपर एक बिंदी लगी होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं, है ना। तो जिसमें क्या होता है, अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि अनुस्वार कहते किसे हैं, तो जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। इसमें क्या होता है कि नाक से अधिक वायु निकलेगी और मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और अनुनासिक में क्या हमने बताया था कि जिसमें नाक से आपकी कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। और अनुस्वार और अनुनासिक में देख रहे हैं आप, ठीक उसका उल्टा हो गया ना। अब अनुस्वार में क्या है आपका कि नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है, ठीक है। अब ये जो अनुस्वार होता है ना साथियों, यह तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। जो अनुस्वार होता है ये किस में प्रयोग होता है, यानी तत्सम यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें प्रयोग होता है। जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा चंद्र लिखा हुआ, चंद्र, ठीक है। तो ये हमारी क्या शिरोरेखा से ऊपर बिंदी लगी ना, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं दंत लिखा होता है ना, ऊपर एक बिंदी लगी है शिरोरेखा के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विसर्ग की, ठीक है। खड़ी पाई के पीछे दो बिंदु लगी होती है, उसे विसर्ग कहते हैं। तो संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है, ठीक है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद में प्रयोग इनका किया जाता है, ठीक है।